हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये पहला वीडियो है जिसमें बात करेंगे कि हम अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं और कम वक्त में फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप मेरे आने वाले वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे और मैं जो टास्क दूंगा उसे आप अच्छी तरह करेंगे, तो अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं या आपको इंग्लिश फोबिया है या इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी आप विदिन 2 और 3 मंथ में इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो इसलिए मेरे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए अब आगे चलते हैं। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, उसके कुछ बेसिक रूल्स और फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए वो लैंग्वेज बोली और समझी जाती है। इंग्लिश के भी कुछ बेसिक रूल्स और फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसका जानना और समझना बहुत कंपलसरी है। इंग्लिश ही नहीं बल्कि हर लैंग्वेज 3 चीज़ों पर डिपेंड होता है और वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक अल्फ़ाबेट्स है, दूसरा वर्ड है, तीसरा सेंटेंस है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? अल्फ़ाबेट दरअसल लेटर्स को कहते हैं। इंग्लिश का अल्फ़ाबेट क्या है? इंग्लिश के लेटर्स जैसे ABCDEFGHEDC। या हिंदी का अल्फ़ाबेट्स क्या है? जैसे क ख ग घ। उर्दू का अल्फ़ाबेट्स क्या है? अलिफ बा पा ता टा सा। जब तक ये अल्फ़ाबेट्स अलग अलग होता है यानी लेटर्स अलग अलग होता है तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होता है और ना मतलब, और उस वक्त तक ये अल्फ़ाबेट कहा जाता है। लेकिन कई अल्फ़ाबेट्स ग्रुप में या एक साथ मिलकर आता है तो फिर वो वर्ड्स कहलाता है। जैसे ही, शी, दे, यू, वी। ये सब क्या है? अलग अलग वर्ड है जो कई अल्फ़ाबेट से मिलकर बना है और सबका अपना अलग अलग मीनिंग है। लेकिन जब कई वर्ड्स एक साथ मिलकर आए यानी ग्रुप में आए तो उसे सेंटेंस कहा जाता है। इसीलिए सेंटेंस चूँकि ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर बनता है, इसीलिए सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है। अब सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है? यानी कंप्लीट सेंटेंस वो है कि हर लैंग्वेज में सेंटेंस बनाने का एक फॉर्मेट होता है। अगर हम वर्ड्स को उस लैंग्वेज में जो सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से वर्ड्स को तरतीब देंगे या रखेंगे तो फिर एक सेंटेंस बन जाएगा जिसका कोई मीनिंग होगा और उसका मतलब भी समझ में आएगा। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। या आई रीड न्यूज़पेपर। इंग्लिश में जब भी बोलना हो कि वो स्कूल जाता है तो इसी तरह बोलेंगे, ही गोज़ टू स्कूल। या जब भी इंग्लिश में कहना हो कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो यही कहेंगे, आई रीड न्यूज़पेपर। यानी अगर इंग्लिश में स्कूल जाना हो कहना हो तो कोई दूसरी तरह नहीं कहेंगे, इसी तरह कहेंगे। तो चूँकि इंग्लिश में सेंटेंस बनाने का यही फॉर्मेट है और उसी फॉर्मेट में हम वर्ड्स को रखे हैं। जैसे कई वर्ड्स है, 1 2 3 4 वर्ड है। इसी को यानी किस तरह रखे हैं, बल्कि वो सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में रखे हैं, तो इसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है और इसका मतलब भी क्या है हम जान रहे हैं। इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस में होता है कि एक वर्ड्स यानी सेंटेंस बनाने के लिए जितना वर्ड दरकार है उतना वर्ड ना हो, उससे कम वर्ड हो। जैसे ही गोज़ टू स्कूल यानी पूरा सेंटेंस है, अगर हम इसी को कह देंगे ही टू स्कूल। अब देखिए यहाँ
ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, कई वर्ड्स है इसमें, ही है, टू है, स्कूल है, 3 है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड तो हो गया, सेंटेंस तो हो गया। लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सेंटेंस बनने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो नहीं है। ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वर्ब नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया है। तो यहाँ वर्ब नहीं होने की वजह से बात क्लियर नहीं है और सेंस क्लियर नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। या फिर इनकम्प्लीट सेंटेंस उस वक्त भी होता है जब वर्ड्स तो कंप्लीट है, यानी एक सेंटेंस बनने के लिए जितने वर्ड की ज़रूरत है उतना वर्ड है, लेकिन सेंटेंस बनाने का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में ना हो, तो फिर तब भी वो इनकम्प्लीट सेंटेंस रहेगा। जैसे ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल है, हम इसको उल्टा कर देंगे, जैसे स्कूल टू ही गो। तो चूँकि एक सेंटेंस बनने के लिए जितना वर्ड की ज़रूरत है उसमें इसमें है, लेकिन चूँकि जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में वर्ड को नहीं रखा गया है, इसीलिए इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। तो आई होप कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस आप समझ गए होंगे। और चूँकि लैंग्वेज सेंटेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसलिए कंप्लीट सेंटेंस को हम डिटेल में समझते हैं। सेंटेंस कई तरह के हैं। सेंटेंस 4 तरह के होते हैं, यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वो इन्हीं चारों सेंटेंस में से कोई एक होता है, इसलिए इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी जब हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं या किसी के बारे में हम कुछ सुनते हैं, यानी उसकी एक्टिविटी के बारे में हम कुछ सुनते हैं, वो कर क्या रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरा भाई कल तुमसे मिलेगा, तो यानी मेरे भाई के बारे में मैं बता रहा हूँ कि कल वो क्या करेगा। तो एक खबर जिसको हम बता रहे हैं उसको पता चल रहा है कि मेरे भाई के बारे में वो कल क्या करेगा। यानी खबर, जब किसी के बारे में हम कोई कुछ जानते हैं तो वो खबर ही कहलाता है। तो नॉर्मल, इसको नॉर्मल सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें किसी चीज़ के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं या इस इन्फॉर्मेशन लेते हैं। जैसे हम कहें कि उसने खाना खा लिया है, उसने अपना खाना खा लिया है, या तुमने मेरी बहुत मदद की, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैंने किसी को यहाँ नहीं बुलाया, उन लोगों ने मुझे नहीं पढ़ाया। तो इस तरह का जितना भी इंफॉर्मेटिव सेंटेंस होता है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं उसको। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम किसी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं या कुछ मालूम करने की कोशिश करते हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम क्वेश्चन करते हैं या सवाल करते हैं। जैसे हमें किसी कोचिंग के बारे में मालूम करना है तो हम क्या कहेंगे, अरे ये कोचिंग कहाँ है, ये कोचिंग कहाँ है। तो ये जो सवाल है ना, इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या कोई रूम में आया, नॉक कर रहा है, हम अंदर बैठे हुए हैं तो हम पूछते हैं अरे कौन हो। तो ये कौन हो, इससे हम क्या करने की कोशिश करते हैं, पता लगाने चाहते हैं ना कौन है, कौन आया है। तो ये कौन है या कौन आया है, ये क्या है, इंटरोगेटिव है। या फिर कोई कहता है कि मैं बाहर जाऊंगा, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे बाहर। तो ये कब जाओगे बाहर है ना, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बाहर तो जा रहा है, मगर कब जा रहा। तो ये कब जा रहा ही है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यानी किसी तरह का भी हम जो क्वेश्चन करते हैं उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप बाहर कब जाओगे, या तुम कल क्या खरीदोगे, तुम कल क्या खरीदोगे। या किसने मेरी किताब ली, हु डिड टेक माई बुक।
तो जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, किसी तरह का भी क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है, उसे क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसी तरह इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? इम्पेरेटिव किसे कहते हैं? इम्पेरेटिव जब हम किसी को कुछ ऑर्डर करते हैं या कुछ काम करने के लिए कहते हैं, जैसे कहते हैं अरे यार पानी ले आओ। अपने से छोटे हैं या फिर अपने दोस्त यार है तो उसको क्या कहते हैं, अरे राहुल पानी ले आओ मेरे लिए, या मेरे लिए भी खाना पका लो, आज मैं भी तुम लोगों के साथ खाना खाऊंगा, इसलिए मेरे लिए भी खाना पका लो, मेरे लिए भी खाना पका लो, मैं भी तुम लोगों के साथ खाऊंगा, मैं भी तुम लोगों के साथ खाऊंगा। ये कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब इसलिए मेरे लिए भी खाना पका लो, ये क्या है, ऑर्डर है, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। या जब मैं कहूँ यार पानी ले आओ, तो पानी लाने के लिए हम काम यानी ऑर्डर ही दे रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। या फिर अजनबी आदमी से, जिसको हम नहीं जानते हैं या फिर हमसे बड़े हैं, तो उससे हम कुछ काम कहेंगे तो रिक्वेस्ट ही करेंगे। जब हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करने, जैसे सपोज़ कर लो हम गाड़ी चला रहे हैं, अचानक बंद हो गई, तो हम धक्का लगाने के लिए कहते हैं, तो वो अजनबी आदमी है तो हम क्या कहते हैं, प्लीज़ थोड़ा गाड़ी में धक्का लगा दीजिए। अगर हम ऑर्डर करेंगे अरे यार यहाँ मेरे गाड़ी में धक्का लगा, तो कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। तो जो अजनबी है, फॉर्मल जो हम बातें करते हैं, उसमें क्या होता है, जो हम रिक्वेस्ट करते हैं तो कहते हैं प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ कम टू माई हाउस, मेहरबानी करके मेरे घर आ जाइए आप, ठीक है, या बराए करम मुझे पढ़ा दीजिए आप, प्लीज़ टीच मी। और अगर छोटा है या इनफॉर्मल बातें करते हैं तो कहते हैं यार प्रिपेयर फूड फॉर मी, मेरे लिए भी खाना पका लो। तो ये सब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और अब क्या आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी वो है जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और हम हैरान हो जाते हैं। सपोज़ कर लो कोई हम बहुत बड़ी इमारत देख लिया जो अब तक नहीं देखी थी, और बहुत खूबसूरत बिल्डिंग, ठीक है, या मॉल, आजकल तो मॉल ही चल रहा है, तो मॉल देख लिए, तो हम उस मॉल को देख के क्या कहते हैं, अरे यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कहते हैं क्या नहीं? तो क्या हो जाएगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, हैरान हो क्या कहते हैं ना। तो यही हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, व्हाट अ बिग मॉल। या कोई लड़का है या कोई स्टूडेंट है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, क्लास में हर सवाल का जवाब देता है, हमेशा टॉप करता है, तो उसको देख के हैरानी होती है, यार आखिर हम लोग भी पढ़ते हैं मगर हम लोग तो इस तरह नहीं कर पाते हैं। तो उसको देख के कहते हैं यार ये कितना ज़हीन लड़का है यार, कितना इंटेलिजेंट है। तो वो क्या हो जाएगा, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, कितना ज़हीन है। या फिर कोई बहुत ही बदशक्ल आदमी है जो देख के डरावना शक्ल है उनकी, देख के डर जाते हैं, तो कहते हैं यार कितना कैसा आदमी है, यानी किस तरह डरावना आदमी है। तो कहते हैं व्हाट एन अगली मैन।
कितना बदशक्ल आदमी है ये। तो आई होप कि आपको ये चारों सेंटेंस समझ में आ गया होगा। ये चारों सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब तक हम जो कुछ बोल रहे हैं वो मदर टंग में बोल रहे हैं, क्योंकि बचपन से हम सीखते आ रहे हैं मदर टंग को। तो इसलिए उसको हम चूँकि बोलते आ रहे हैं, उसको जानते हैं, इसलिए हम उसके स्ट्रक्चर को, काइंड ऑफ सेंटेंस को अब तक हम नहीं जान पाए, कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब चूँकि इंग्लिश हम सीख रहे हैं, इसमें काइंड ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सब कुछ जानना पड़ेगा। और जब हम अपनी लैंग्वेज में काइंड ऑफ सेंटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को नहीं समझेंगे तो इंग्लिश जब बनाएंगे तो वहाँ भी दिक्कत होगी, क्योंकि ये अक्सर का प्रॉब्लम है जो इंग्लिश सीखते हैं, क्योंकि अपनी ही लैंग्वेज में उसको काइंड ऑफ सेंटेंस का पता नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है। तो ये आपका टास्क क्या होगा, आप एटलीस्ट 40 या 50 सेंटेंस बनाइए और उसमें देखिए कि कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और कौन सा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटिव है तो और सब में डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए, जो क्या इसमें डिफरेंशिएट है, कैसे डिफरेंशिएट है, सेंटेंस किस तरह अलग अलग है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोज़ है हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश। अगर उसको नहीं समझ पाएंगे आप और उसको मिस कर देंगे तो आपको इंग्लिश, आप समझिए बहुत कुछ मिस कर दी हैं।